हेलो दोस्तों। हम देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हमारी आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस प्री आईएएस प्री 2024 या फिर जो अभी आने वाली है आरओ की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें आधुनिक भारत का इतिहास में हमने देख लिया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दूसरा टॉपिक देख लिया था हमने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तीसरा टॉपिक देख लिया था हमने क्षेत्रीय राज्य, जिसमें पंजाब और मैसूर देखे थे। आज हम देखने वाले हैं चौथा टॉपिक, जिसका नाम है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इसके बारे में देखेंगे और ये हमारा 4 टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। तो आप 4 टॉपिक, ये चौथा है, 3 वीडियो और भी हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो आज ये हम शुरू करते हैं नोट्स के साथ। क्लाइव क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। यहाँ पर क्लाइव के जो समय के बारे में बताया जा रहा है, तो कौन से सुधार हुए थे? असैनिक भी हुए थे और सैनिक, दोनों तरीके के सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। अब इधर पूछा जा सकता है कि असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने क्या किया था? तो एक तो था उपहार लेना और निजी व्यापार, ये 2 चीज़ें हैं ना, बंद करा दी। एक तो उपहार लेना बंद करा दिया और दूसरा जो निजी व्यापार करते थे कंपनी से अलग हट करके, तो उसको भी बंद करा दिया। और उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। आंतरिक कर जो था वो देना अनिवार्य बना दिया। अब सैनिक सुधारों के अंतर्गत ये थे उसके 3 सुधार। पहला था उपहार लेना बंद कर दिया, निजी व्यापार बंद कर दिया और जो आंतरिक कर था उसको देना अनिवार्य बना दिया। अब जो सैनिक सुधार थे उसके अंतर्गत उसने क्या किया? क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। जो 2 बार भत्ता मिलता था वो इन्होंने बंद कर दिया। तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। तो यानी देश की सीमा से बाहर नहीं है। कहीं इस पे प्रश्न बन सकता है कि जो दोहरा भत्ता था वो किस किस को मिलता था जब बंद करने के बाद? तो ये उनको मिलता था, उन्हीं सैनिकों को मिलता था जो सिर्फ बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे, बस उन्हीं को मिलता था। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंगस, हमने अभी यहाँ देखना क्लाइव के बारे में पढ़ा है, तो क्लाइव के बारे में 2 सुधारों को देख लेना, एक सैनिक सुधार और दूसरा असैनिक सुधार। ये 2 तरह के सुधार थे। असैनिक सुधारों में हमने यहाँ देख लिया और सैनिक सुधारों को भी देख लिया, तो इन्हें ध्यान रखना है क्लाइव के थे। फिर अगला आता है हेस्टिंगस। अब हेस्टिंगस ने सबसे पहले क्या किया? 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हेस्टिंगस द्वारा की गई थी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। जो राजकीय कोषागार था उसको भी इसने कलकत्ता की तरफ स्थानांतरण कर दिया। वारेन हेस्टिंगस का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस का था कि सारी जितनी भी भूमि होती है वो किसकी होती है? शासक की। जैसा कि पहले माना जाता था जितना भी जो राजा महाराजा होते थे उन सब की वो भूमि होती थी। ऐसे राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने किसने राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए परीक्षण और अशुद्धि नियम को अपनाया? तो ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंगस था। ठीक है, ये ध्यान रखना, परीक्षण और अशुद्धि के नियम को किसने अपनाया था? ये भी राजस्व सुधारों के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंगस ने अपनाया था। अब आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्टिक सरकार की व्यवस्था की गई। फिर से एक और प्रश्न बन गया। तो ये सारे है ना प्रश्न ही हैं, ये जितने भी हैं ये सभी कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हैं और पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्टिक सरकार की व्यवस्था की गई। कॉलेजिस्ट की सरकार की व्यवस्था की गई, याद रख लेना, बंगाल में की गई थी सबसे पहले और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। अब इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। अभी सबसे पहली बार किया जा रहा है जो सरकार जैसा सरकारी प्रावधान है, तो ये तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो पहली बार हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो पहली बार में पूछे जाते हैं। क्या चीज़ पहली बार हुई थी, क्या खास हुआ था, क्या सबसे फेमस है, ऐसी चीज़ें यूपीएससी में पूछी जाती है।
अब इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। अब अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। अध्यक्ष को ही क्या कहा जाता है? गवर्नर जनरल। तो जो आप बच्चे परेशान रहते हैं गवर्नर जनरल किसे बोला जाता है, तो यही है कि अध्यक्ष जो था उसी को गवर्नर जनरल बोला जाता है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ, जो कि हम अपना जब पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ा है, उसमें भी बहुत बार ये आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किसकी नींव रखी गई? जन प्रशासन की। अब जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। इसके बाद जो जन प्रशासन की मजबूती नींव किसने रख दी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब इसके बाद उसके ऊपरी संरचना को निर्माण किसने किया? कॉर्नवालिस ने। अब कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। अब आप पूछते हैं ना जन प्रशासन है क्या, तो जनता का प्रशासन यही है। तो इसमें न्यायिक सुधार थे, फौजदारी कानूनों में सुधार हुआ था, और पुलिस सुधार हुआ था, और कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधारों से, यही सब सुधार थे जिनसे जन प्रशासन की नींव पड़ी थी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे जब प्रश्न देखेंगे। जब ध्यान रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना हुई थी तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये ध्यान रख लेना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेंजली संबंधित है। जो घेरे की नीति है उससे कौन कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेजली। अभी ध्यान रखना, वेलेजली घेरे की संधि से नीति से संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेजली। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो ये बंदा था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके पर ही है ना, अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यहाँ पर उसे मुक्त कर दिया गया था। अब रियायतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ, जो रियायतें थी हमारी, रियासतें थी, उसके प्रति जो प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ थी वो क्या क्या थी? तो उसमें पहला नंबर पर आता है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। ये हम हर जगह देखते हैं। आप जब वो पढ़ोगे प्लासी से विभाजन तक, उसमें भी ये लाइन दी गई है कि पहला है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, यानी वो समानता के लिए लड़ रहे थे कि जैसे ही आपको भी हमारे जैसे समानता मिलनी चाहिए। यहाँ एक चीज़ देखना, ये समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें समानता मिल गई, और ये समानता क्या है, इन्होंने तो कंट्रोल ही कर लिया, लेकिन इन्होंने फिर दूसरों को समानता नहीं दी। समझ रहे हो ना? यानी खुद की समानता की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरों की समानता की बात नहीं करते ये लोग। फिर दूसरा आता है घेरी की नीति। फिर तीसरा है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। और फिर चौथे नंबर पे अधीनस्थ संघ की नीति। फिर बराबर के संघ की नीति। ठीक है, ये हुआ था 1935 से 47 में। ये क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्रम कौन सा आएगा? कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। फिर उसके बाद घेरी की नीति, जब ये अपना प्रचार बढ़ा रहे थे, अपना जितना भी अपना क्या टर्म होता है उसके लिए, अपना साम्राज्य जब ये बढ़ा रहे थे, तो ये घेरी की नीति इसके बाद आई थी। उसके बाद अधीनस्थ पार्थक्य की नीति आई थी। फिर चौथे नंबर पर अधीनस्थ संघ की नीति। उसके बाद आई थी बराबर के संघ की नीति। तो ये बराबर के संघ की नीति सबसे एंड में आई थी, और सबसे पहले आई थी आपकी समानता के लिए संघर्ष। समानता के संघर्ष के बाद आई थी घेरी की नीति, और घेरी की नीति के जो बीच में है वो दोनों आई थी अधीनस्थ और अधीनस्थ। एक आई थी अधीनस्थ पार्थक्य और एक आई थी अधीनस्थ संघ। तो ऐसे ध्यान रखना, सबसे पहला तो हो गया हमारा समानता के लिए संघर्ष, और सबसे एंड में बराबर के संघ की नीति। और बराबर के संघ से पहले हुई थी अधीनस्थ संघ। पहले बाद में दिया बराबर, पहले दिया था इसे अधीनस्थ संघ का दर्जा, उसके बाद दिया था बराबर के संघ का दर्जा। तो ऐसे ध्यान रखना, पहले समानता के लिए संघर्ष था, फिर एंड में सबसे था बराबर के संघ, फिर उससे पहले आया था अधीनस्थ संघ। ठीक है, और जो समानता के लिए संघर्ष था उसके बाद आया था जब इन्होंने समानता अपना पूरे कंट्रोल कर लिया, फिर आया था घेरी की नीति, फिर इसके बाद आई थी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति।
ठीक है, तो इस तरीके से ये पांचों को पांचों आपको याद करने हैं। अब दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। जो दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए, दीवानी पता ही होगा आपको, जैसे कि जो सिविल मुकदमे होते हैं उसको दीवानी बोलते हैं। जैसे कि किसी को जमीन का कोई मुकदमा हो, चोरी का हो, या फिर कोई कैसा भी जो भी आओ, वो सारा दीवानी में आता है। लेकिन फौजदारी में जितने भी आपके किसी को मर्डर कर दिया, कुछ ऐसे जो आते हैं वो सारे फौजदारी में आते हैं। तो ऐसे ही श्रेणीबद्ध संगठन था, यानी एक ऐसे श्रेणी बनी हुई थी, ऐसे पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरीके से श्रेणी बनी हुई थी। और इसके बाद इसका न्याय प्रदान करने की जो नई व्यवस्था थी वो अंग्रेजों ने ही रखी थी। अब इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंगस ने आरंभ किया था। और कौन था जिन्होंने इसे आरंभ किया था? वॉरेन हेस्टिंगस। तो आप जो आज देखते हो, तो ये वॉरेन हेस्टिंगस ही थे जिन्होंने यह आरंभ किया था। मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। किसने बनाया? कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया और मजबूत किया। अब जो शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई, यहाँ पर जो शक्ति थी वो किसके हाथों में केंद्रित कर दी? कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। अब इससे प्रश्न पूछा गया था आईएएस प्री में कि कलेक्टर के हाथों में शक्ति केंद्रित हो जाने के बाद किसने उसकी शक्तियों को हटा दिया? समझे? तो यहाँ पे जो शक्ति का भी केंद्रीकरण हो गया है, इसको अभी हटा भी देंगे, तो किसने हटाया था, ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए ये सीरीज बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। जो जिले के जो प्रभावी कलेक्टरों थे उनको दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया, यानी कलेक्टरों को ही दीवानी अदालतों का दीवानी न्यायाधीश बना दिया गया। तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया। आप देख रहे हो ना, ये कलेक्टर को कितनी सारी शक्तियां इनके हाथों में आ गई हैं। तो इन्हें दोनों की शक्ति हाथ में आ गई, दीवानी भी और फौजदारी भी। अब इससे है ना, ये घबरा गया था और उसने फिर ये सारी अपनी शक्तियां थी वो सारा हटा दी। 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेतु एवं एक बिहार के लिए नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर इस सबको समाप्त कर दिया गया। भारतीय जो न्यायाधीशों से नियुक्त जिला फौजदारी अदालत थी, इसको समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर रहे हैं, ना कि दीवानी को। तो जो फौजदारी अदालत थी उसको समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर क्या किया? 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय बनाए, जिसमें से जो 3 थे वो बंगाल में थे और जो 1 था वो बिहार में था। इसके लिए नियुक्त कर दिया गया। अब इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। जो इसकी अध्यक्षता थी वो कौन करता था? यूरोपीय व्यक्ति करता था, लेकिन उसकी जो हेल्प करता था वो भारतीय काजी और मुफ्ती करते थे। और ये जो भारतीय काजी और मुफ्ती होते थे, ये हिंदू और जो मुसलमान के जो कानून विधान थे उनसे जानकारी होती थी इनको, इसलिए इसकी हेल्प लेता था ये यूरोपीय व्यक्ति। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? कानून की विशिष्टता का नियम इससे पहले नहीं था, ये भारत में इसने लागू किया। अब कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी में अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। 1793 में क्या था इन्होंने? ये न्यायिक सुधारों को क्या बोला जाता है? कॉर्नवालिस संहिता। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। जो ये सुधार था वो किस पे था? शक्तियों का पृथक्करण। जो आप एनसीईआरटी या बस सिविक्स पढ़ी होगी किसी ने, कोई सी भी क्लास की, तो उसमें पता चल जाएगा आपका शक्तियों का पृथक्करण किसे कहते हैं, या तो 8वीं या 9वीं में। शक्तियों का पृथक्करण वैसे वही होता है जिसमें जो सारी शक्तियाँ होती हैं, कानून कौन बनाएगा, कानून लागू कौन करेगा, और कानून सही से लागू हो रहा है इसका कौन देखेगा, सही कानून बना रहे हो, तो ये सारी शक्तियाँ ना अलग अलग होनी चाहिए। इसलिए जो 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया और लेजिस्लेचर हो गया, तीनों अलग अलग होते हैं और तीनों की अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। शक्तियाँ सब पृथक होती हैं। अब इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। यहाँ पर उसने कर और न्याय प्रशासन को अलग अलग कर दिया। अब कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई। जो मैंने आपको बताया था अभी, जो कलेक्टर के पास इतनी सारी शक्तियाँ हो गई थी, तो ये शक्तियाँ इसने ले ली तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गई। ठीक है, तो उन्होंने न्यायिक वाली शक्तियाँ सारी ले ली और कौन सी रह गई? बस उसके पास कर संबंधी, कि भाई आप बस अब कर को ही कलेक्ट करो और कुछ मत करो।
अब जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए न्यायाधीशों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। अब जिला न्यायाधीश जो था उसने दो को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए, उनके द्वारा किए गए थे। अब भारत की प्रसंविधानबद्ध सिविल सेवा या फिर लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। ये सारे सुधारों में कॉर्नवालिस ने जो प्रसंविधानबद्ध जो सिविल सेवा था यानी जो लोक सेवा था उसका भी जो प्रारंभ किया था वो भी कॉर्नवालिस ने किया था। इसे भी ध्यान रख लेना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वो कॉर्नवालिस की ही देन है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 से 1805 तक बंगाल का यानी 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। यहाँ से यहाँ तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। अब इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। ये पूछा जाता है कि जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, क्योंकि आप यूपी का ही एग्ज़ाम दोगे और इसमें यूपी से रिलेटेड है गाजीपुर, तो ये पूछा जा सकता है किसकी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में किसकी समाधि है। तो जो कब्र है वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी की यहाँ पर कब्र स्थित है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य, अब यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली है, बीच की कहानी छोड़ दी है, यहाँ पर सिर्फ टू द पॉइंट ही बताया जा रहा है। तो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी, इसे ध्यान रखना, आपको यही याद रह जाए वही बहुत है, यही काफ़ी होता है बस पेपर निकालने के लिए। तो लॉर्ड वेलेजली ने की संधि थी, संधि कौन सी थी इसकी, सहायक संधि, इसकी नीति थी सहायक संधि की नीति। तो इसमें पहला राज्य कौन था, हैदराबाद, पूछा जाता है पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद। और इसके क्रम भी पूछे जाते हैं कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ऐसे क्रम दे दिए जाते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि जिसने स्वीकार करी थी वो उसका पहला राज्य था हैदराबाद। अब बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ये हमने पिछली वाली वीडियो में अच्छे से देख रखा है बसीन की संधि, तो आपने नहीं देखी तो उसे देख लेना। तो ये बसीन की जो संधि हुई थी ये किस किस में हुई थी, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार, अभी हमने देखा जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। जो अभी हमने देखा पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो यही था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली, यानी इन्होंने बोला कि भाई हम आप हमारे संरक्षक बन जाओ और हम इसे स्वीकार करते हैं। अब इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा दिया। ठीक है, उसके राज्य में क्या रखा, 60,000 सैनिक रखे, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। यानी यहाँ पर यही था संरक्षक का कि हम आपके यहाँ पर सेना रख देंगे और वो आपकी सहायता करेगा, जिससे आप पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन आपको बदले में क्या करना पड़ेगा, 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र हमें देने पड़ेंगे। और जो ये सेना रख रहे थे 60,000 जो सैनिक थे, इनका खर्चा वर्चा भी बाजीराव द्वितीय को ही करना था। तो ये बहुत इनकी चाल थी कि जिम्मेदारी कुछ नहीं थी, बस अधिकार इनके पास में आ गया था। यह अंग्रेजों की ये कूटनीति थी जो हमेशा से इनको सफल रही। अब अगला है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्य को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने इसका प्रयोग किया था। अब उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, ठीक है, उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका प्रयोग इसने किया था, वेलेजली ने, इसका आविष्कार इसने नहीं किया था। आविष्कार नहीं किया था, ये पहले से ही चली आ रही थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था, जो हमने पहली वीडियो में देखा था। तो जो डुप्ले था वो पहला यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा था, तो वो आपका आएगा डुप्ले था, जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। तो सहायक संधि प्रणाली का जो आविष्कारक था वो एक तरीके से डुप्ले बोला जाएगा, ना कि लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने तो इसका उपयोग किया था, प्रयोग किया था। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि थी 1765 में ईस्वी में अवध से की गई। किससे की गई थी, अवध से। तो ये पूछा जाता है कि कौन था सबसे पहले, तो वो अवध था।
की गई जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। निश्चित धन यानी कोई एक धन बता दे कि भाई आप हमें इतना रुपया दे दो, हम आपकी सीमाओं की रक्षा करेंगे, और इसका वचन दिया उन्होंने। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो सहायक संधि थी को स्वीकार करने वाले राज्य थे। अब यहाँ पर बहुत स्वीकार करने वाले राज्य बताए गए हैं। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर। अब आपको सोच रहे होगे कि भाई ये इतने सारे नाम दे दिए हैं, ये याद करने हैं भैया, ये याद करने हैं भाई और बहनों, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको। तो हैदराबाद आपको याद करना है, मैसूर, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। शुरुआत के 4-5 तो आपको याद कर लेने हैं, और पीछे से 2-3 याद कर लेना। जैसे ये मच्छेरी से मच्छर याद कर लेना, बूंदी, मच्छर बूंदी पे बैठा और भरतपुर ले गया कुछ भी। तो जयपुर से आया मच्छर, बैठा बूंदी पर और उसे भरतपुर ले गया। तो ये ऐसे करके याद रख लेना, नीचे के और ऊपर के याद कर लेना। ऊपर को तो धीरे धीरे पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। ठीक है, ये ऊपर के 4, नीचे के 4, ये याद कर लेना आप। फिर आता है लॉर्ड वेलेजली बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। ये डेट याद रखना, 1828। बैटिंग, अब उसने सती प्रथा इसलिए था क्योंकि उसने सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी वो 1828 में ही लगाई थी, इसलिए ये डेट याद रखने के लिए बोला। तो ऐसे 2 डेट आपको याद हो जाएंगी। तो सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया और देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। तो आप हर कोई है ना, ये तो समझ जाता है कि सती प्रथा और बालिका शिशुवध पे किसने रोक लगाई थी, तो बेंटिक ने लगाई थी, विलियम बेंटिक ने। लेकिन किसी को ये याद नहीं रहता, ठगी। तो ठगी समाप्त किसने करी थी, बेंटिक ने ही करी थी। ठगी की समाप्ति भी विलियम बेंटिक ने। अब उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा और भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, लेकिन उसने नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनकी इच्छा थी कि भाई आप तटस्थ रहोगे, हस्तक्षेप नहीं करोगे, इसलिए इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो बेंटिक था उसने जब हस्तक्षेप किया तो किस किस को अपने अंदर मिला लिया, सीमाओं में मिला लिया? तो मैसूर, कुर्ग और कछार, इसकी रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी। यानी जो वर्षों से चली आ रही थी निरंतर युद्ध और संयोजन की जो नीति थी, निरंतर युद्ध और संयोजन की नीति, उसको टाटा बाय बाय कर दिया इन्होंने। अब इसके बाद भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। इसीलिए जो सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए थे इसके कारण इसका नाम स्मरण किया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। अब ये हम एक बार जब चार्टर का अलग से पढ़ेंगे तो उसमें सारा अच्छे से याद कर लेंगे। अभी बस ये ध्यान रखो कि 1833 के चार्टर एक्ट था उसके अंदर भारतीय प्रशासन को क्या कर दिया गया, केंद्रीकृत कर दिया गया, यानी सारी पावर एक के हाथ में आ गई। ये सारा प्रयास किया गया। अब इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे ही भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और ऐसा करने से सारी पावर एक के हाथ में आ गई, एक ही गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। तो ये जो हम बेंटिक के बारे में पढ़ रहे थे अभी, और इसी को ही क्या बनाया था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था, और सारी शक्तियां इसी के हाथ में थी। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। अब उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दे दी। अब शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1837 में सभी का हो गया, एक भी नहीं बचा। 1889 ईस्वी में
नवासी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। अब ये पूछा जा सकता है बंगाल से दासों का जो निर्यात था वो कब बंद करा, तो ये क्या था 1789 की घोषणा से। तो याद रखना 1789 की घोषणा, जो 1789 की घोषणा थी उसने बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बंगाल से दास जा रहे हैं, समझे, बंगाल के लोगों को दास बनाया जा रहा है, तो यहाँ से ये बंद कर दिया गया। अब 1811 ईस्वी एवं 1823 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। तो पूछा जा सकता है किस चार्टर एक्ट में बोला गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये बात कही गई थी कि भाई आप ये जल्दी से जल्दी एक ऐसा कानून बनाओ जिससे कि दासता को ख़त्म कर दिया जाए। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। दासता को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। दासता अवैध घोषित हो गई। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। 1860 में ही कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता में प्रावधान ला दिया गया और दासता को पूरा ही अपराध बता दिया। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो कि सुगोलो की संधि, ये ध्यान रखना, सुगोली की संधि किससे रिलेटेड है, तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उससे संबंधित है, इससे समाप्त हुआ था, ये पूछा जाता है सुगोलो की संधि। और सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। आपको याद है स्लीमैन कौन था? स्लीमैन 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 भैया कहाँ गए, ये रहे, कैप्टन स्लीमैन। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जब ठगों को छुटकारा विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कैप्टन स्लीमैन को बनाया गया था, इसलिए नियुक्त किया था। तो अब इसके स्थान पर कौन आ गया, इसके स्थान पर आ गया जेम्स आउट्रम। इसको अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। अब उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। जो बहुत प्रशासन क्या हो गया, दूषित हो गया है, और जो जनता की अवस्था है वो कौन सी है, बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। ये बहुत आलोचनात्मक था इसके लिए, और ये हमेशा विवाद में था कि भाई ये अवध तो उसका साथ दे रहा था, तो इसको अधिग्रहण क्यों कर लिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था, तो आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर ही 1856 में, ये पूछा जाता है अवध से रिलेटेड पूछा जाता है, 56 में ही इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। अब लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। तो किसके आधार पर कर दिया गया, कुशासन के आरोप पर, और कौन था, लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया था ये। तो ध्यान रखना जब करा था तो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, और किसकी रिपोर्ट के आधार पर किया था, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर, और अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था 1856 में। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत, जो व्यपगत का सिद्धांत था और ये किसका था, डलहौजी का, कि का अंतर्गत विलय किए गए और प्रदेश भी थे। यहाँ पर बताया गया है सतारा, जैतपुर एवं संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली, ये सारे थे जो यहाँ पर प्रदेश हैं, ये सारे बताए गए हैं। तो ये तो डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत हैं, डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत। और ये जो थे लॉर्ड वेलेजली के जो सहायक संधि के अंतर्गत थे, ये सारे सहायक संधि के अंतर्गत हैं। हैदराबाद, मैसूर, अवध, तंजौर, पेशवा, बरार के भोंसले, सिंधिया, जोधपुर और जयपुर से आया मच्छर बूंदी उड़ा ले गया भरतपुर में, ये वाला। तो ये सहायक संधि वाले हैं, और लॉर्ड वेलेजली के हैं। और ये वाला जो है लॉर्ड डलहौजी का है, जो व्यपगत का सिद्धांत है, ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी, जिसने अवध का अधिग्रहण कर लिया था कुशासन के आरोप पर। और इसमें और भी जिस प्रदेश थे, एक था सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ये सारे थे। ये सारे ध्यान रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली के व्यपगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई किसके प्रस्ताव को
अस्वीकार कर दिया था, करौली के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। जो रेल बनाई गई है जिसमें हम आजकल बहुत घूमते हैं, छुक 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 करती है, तो ये किसने बनाई, कौन किसने सबसे पहला प्रथम प्रयास किया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही। और लॉर्ड डलहौजी हमें एक चीज़ के लिए भी जाने जाता है, वो है वेबगत का सिद्धांत। तो प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। जो इसका प्रारंभ किया गया था वो कौन था? तो ये था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इसके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य जो था वो था कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था, मतलब अपने व्यवसाय को बढ़ाना था जिससे जल्दी से पहुंचा जा सके। बस यही था इसका उद्देश्य। अब इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था। तो आपने रेलवे के विकास का जो एक उद्देश्य था वो था, पहला उद्देश्य माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना। उसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाली किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। तो जो रेलवे का जो सर्वाधिक विस्तार था वो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन ने। और हमें पता है रेलवे किसने शुरुआत करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत करी थी, इसके समय में हुई थी। और जो इसको विस्तार मिला वो था लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डरफिन के समय में हुआ। जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो विस्तार हो रहा था, भारतीय राज्य क्षेत्र का जो अंतिम विस्तार हुआ था वो हुआ था लॉर्ड डरफिन के समय में हुआ। तो ये पूछा जा सकता है लॉर्ड डरफिन के समय में ये अंतिम विस्तार हुआ था। और जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो बर्मा भी पहले ब्रिटिश भारत का ही एक अंग था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। जो डलहौजी से पहले जो सार्वजनिक जो निर्माण का कार्य किया जाता था वो एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में पहली बार क्या किया? एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। और सार्वजनिक उपयोग के लिए कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। यहाँ पर इसने सारा सार्वजनिक निर्माण का कार्य किया जा रहा है यहाँ पर, और इसके लिए एक अलग से निर्माण विभाग भी बनाया गया और इसके लिए बहुत सारा धन भी व्यय किया जाने लगा। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये नाम तो हर किसी ने सुना होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। अब ये दो नाम भी ध्यान रख लेना, जैसे हमने बेंटिक का ध्यान रखा था सती प्रथा से, तो ऐसे ही आप ध्यान रख लेना ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया था और कानून बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने किस लिए कानून बनाया था? विधवा पुनर्विवाह को विधवा को पुनर्विवाह करने के लिए कानून बनाया था। तो इसका नाम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ये तीनों नाम ध्यान रख लेना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड कैनिंग और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तीनों इसी सीरीज में याद कर लेना जिससे कंफ्यूजन ना हो। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। पहले वैध नहीं था, सती को पहले ऐसा था, विधवा जब हो जाती थी तो सती छड़ा दिया जाता था, और उससे अगर नहीं भी छड़ाया जाता था तो उसे विधवा मानने के बाद उससे कोई शादी भी नहीं करता था, और उसको बहुत ही लज्जित वगैरह होना पड़ता था, और उसे बहुत ताने भी सुनने होते थे कि अपने पति को खा गई, ये कर दिया, मार दिया। उसकी ज़िंदगी नहीं थी। तो इन्होंने ही, ईश्वरचंद विद्यासागर ने ही बोला था कि भाई इनका दूसरा विवाह हो जाएगा तो अपना जीवन दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे पहले आपको पता है कि बाल विवाह हो जाता था। अब बाल विवाह, और जो आदमी होता था वो 50 साल का है और लड़की 16 साल की है या फिर 13 साल की है। अब बंदा कभी मर गया 50 साल में तो वो तो ज़िंदगी भर ऐसी रह जाएगी। तो इसलिए उसका बाल विवाह, विधवा विवाह को बोला गया कि भाई आप वो पुनर्विवाह कर सकते हो। तो ये इसीलिए यहाँ पर इसे वैध मान लिया, और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। अब विधवाओं के कल्याण से जुड़े जो अन्य नेता थे वो थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री, धोदो केशव कर्वे, ये नाम है पश्चिम भारत में। और धोदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। पूछा जा सकता है किसने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की? तो धोदो केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी।
1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम था, अब यहाँ पर क्रांति पर आ गए हम, वो था परिणाम क्या था? महारानी की उद्घोषणा। ये महारानी की उद्घोषणा में क्या बोला गया था? और ये उद्घोषणा हुई थी 1858 में इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। ये वाली जो घोषणा थी उसमें बोला गया था कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई थी। ये घोषणा है जो इम्पोर्टेंट है कि महारानी की जो उद्घोषणा थी वो किसने उद्घोषित की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो जब गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब मैंने इसे ऐसे याद किया था, पहले मुझे भी याद नहीं होता था यार, कैसे याद करूं कि यार क्या होता है, किसी के पास तो हो गया ठीक है, कैनिंग याद रह गया, मुझे याद नहीं रहता था ये कैनिंग। तो मैंने इसे याद किया था कि इसने कैनिंग ने ना, मैंने समझ लिया कि एक बंदूक है कैनिंग, तो इसने कैनिंग से उड़ा दिया सबको। तो यहीं पे ही 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो ये कैनिंग ऐसे, मतलब मेरा तरीका है, मुझे याद नहीं हो रहा था। अब आप देख लो कैसे मैं, अब तो बहुत सारे मैंने याद कर लिए हैं कितने, तो याद करने होते हैं धीरे धीरे करके। और सबके साथ परेशानी होती है, इतने लोगों को कौन याद करेगा? अपने रिश्तेदारों के नाम याद नहीं रहते किसी को, और इन अंग्रेजों के नाम याद करने पड़ रहे हैं, बताओ। ठीक है। अब तो इसमें जो उद्घोषणा हुई थी वो क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो शासन था वो समाप्त हो गया, इसे भी टाटा बाय बाय कर दिया। और जो शासन, अब भारत का शासन सीधे किसके नियंत्रण में आ गया? ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत आ गया। अब इसके अंतर्गत जो लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वॉयसराय बना। जो लॉर्ड कैनिंग था वो क्या बना? ब्रिटिश भारत का प्रथम वॉयसराय बना। अब महारानी विक्टोरिया, ये जो महारानी थी उस समय विक्टोरिया थी, तो भारत की साम्राज्ञी 1877 में नियुक्त किया गया। जो भारत की अब साम्राज्ञी कौन हो गई? यहाँ पर हो गई वो महारानी विक्टोरिया, यानी सीधा साहब जो हमारे मुगल सम्राट थे उनके जाने के बाद यहाँ पर अब महारानी विक्टोरिया का शासन आ गया सीधे तौर पर। अब जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसर अ हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई। केसर अ हिंद, अब ये पूछा जाता है किस दरबार में की थी, तो दिल्ली दरबार में केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसको दी थी? महारानी विक्टोरिया को दी थी। तो महारानी विक्टोरिया को दी केसर ए हिंद की उपाधि दी थी दिल्ली दरबार में। अब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। तो अब दूसरा किसके समय हुआ था? लॉर्ड लीटन के समय। ये मैचिंग में आ सकता है कि प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो किसके समय हुआ था, और जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो किसके समय में हुआ था। अब 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। जो अभी हमने देखा था दास प्रथा का जो उन्मूलन हो गया था, तो ये तब की बात है। तो ये किसने किया था? लॉर्ड एलन ने। और यहाँ पर जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था उसमें ऑकलैंड था, और जो दूसरा हुआ था उसमें लॉर्ड लीटन था। और ये लॉर्ड एलन दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। अब इसके काल के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये क्या है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। आप नाम से ही पता चला होगा, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी चतुर से है ना, अपने आप को निष्क्रिय हो जाओ, कुछ करो ही मत। या फिर कुशल अकर्मण्यता, कुशल तो हो लेकिन आप कुशल ऐसा देखा हो कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो ऐसी की नीति। आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलेनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थबुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल आक्रमण्यता शब्द का वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। ये याद जरूरी नहीं याद करना। अब भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रश्न बनता है कि जो प्रथम जनगणना हुई थी, प्रथम जनगणना जो आप जनगणना देखते हैं, तो वो कौन था? वो लॉर्ड मेयो था। उसके काल में हुई थी 1872 में प्रारंभ हुई। किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना जो हर साल नहीं, हर 10 एक समय अंतराल के बाद यानी 10 साल के बाद होने लगी, तो ये हुई थी 1881 में शुरू हुई थी। तो लॉर्ड रिपन प्रथम जनगणना हुई थी जो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, और जो
जो नियमित जनगणना जो शुरू हुई थी वो थी 1881 से शुरू हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। यही पहला गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसकी कार्यकाल में हो गई थी। 1876 ईस्वी में लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई इस नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। कैसी नीति? अग्रगामी अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा और ये भी अफगानिस्तान से संबंधित है। अब मेजर, और ये किसने था? मेजर सैंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तो सभी को पता होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया था। ये लॉर्ड लीटन के काल में ही पारित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर का मतलब होता है भारतीय भाषा, ठीक है, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम। प्रेस एक्ट, प्रेस का मतलब समाचार पत्र अधिनियम। तो वर्नाकुलर जब भी याद आ जाए तो वर्नाकुलर से समझ लेना भारतीय भाषा से संबंधित होता है, भारतीय भाषा। अब इस अधिनियम को मुंह बंद करना वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अगर आपने कुछ एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें भी ये कहा गया है कि लॉर्ड लिटन के समय में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसे क्या कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। अर्सैनिक पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। ये एक बंदा था जिसे आप अपने आंसर में लिख सकते हो। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है मेंस में तो आप इसका यूज़ कर सकते हो कि इसकी आलोचना में कि अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को क्या बताया था? विपरीतगामी और असंगत बताया और भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। अब श्री एस.एन. बैनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। अब सर पी.सी. इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। जो इल्बर्ट बिल आया था तो वो इल्बर्ट बिल इन्हीं के समय में आया था, और ये कौन थे? विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए। यानी इल्बर्ट बिल ने बोला गया, इसका उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए। न्यायिक अयोग्यताओं की बात की जा रही है यहाँ पर, और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों को की शक्तियां समान कर दी जाए। यानी ये पहला ऐसा था अंग्रेजों के इतिहास में जिन्होंने समानता की बात करी और जो अयोग्यताएं थी उसको समाप्त करने की बात कही थी। समानता लाना और अयोग्यताओं को खत्म करना, ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था उस समय कि जो जितने भी अंग्रेज थे वही खिलाफ हो गए कि भाई ये कैसे कर सकते हो आप। अब जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। अपने विशेषाधिकार, अब ये कौन बताया उन्हें कि भाई तुम्हारे पास कैसा विशेषाधिकार? आपके पास योग्यता ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो कुछ भी चीज़ें? और यह समानता की तो बात करी थी जो ये सदियों से बोलते हुए आ रहे थे, तो कैसा विशेषाधिकार? तो ये इस वजह से है ना, जो ये सर पी.सी. इल्बर्ट हैं, ये सही अच्छे इंसान थे उस समय, अंग्रेज थे लेकिन अच्छे थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ऐसे अंग्रेज जो थे सभी, कुछ भी ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाए तो इसमें आप इनका नाम लिख करके बता सकते हो कि सभी अंग्रेज ऐसे नहीं थे जिन्होंने कुछ अच्छा भी किया था। लेकिन वही, क्योंकि ये एक बस सदस्य थे तो इनको ये वापस लेना पड़ गया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। पहला हमने एक देख लिया इल्बर्ट बिल वाले, जो देख लिया जो इल्बर्ट था, और फिर आता है लॉर्ड रिपन। ये जितने भी आपके वायसराय थे सबसे उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। और इससे भी प्रश्न बनता है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके काल में आया था और इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम सबसे पहला तो ये 1881 में आया था लॉर्ड रिपन के काल में, और इसमें महिलाओं और बच्चों के संबंध में जो फैक्ट्री में काम करते थे उससे संबंधित प्रावधान किए गए थे। अब इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक
एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इससे इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। यानी जो 7 वर्ष से अगर आप कम के बच्चे हो तो वो काम ही नहीं कर सकते, और अगर 7 से 12 वर्ष है आपकी उम्र तो आपको प्रतिदिन 9 घंटे करना पड़ेगा, जैसे कि आज हम नॉर्मली करते हैं। वैसे तो अब 8 घंटे का है, और उस समय बताओ बच्चों को 9 घंटे करना पड़ता था। और इसमें इन्होंने प्रावधान किया कि हर महीने 4 दिन की छुट्टी दी जाएगी, जैसे कि हर संडे को 4 संडे होते हैं, वो छुट्टी दी जाएगी। अब दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया, इसके 10 साल बाद 1881 और 1891। इसमें सभी मजदूरों, अब यहाँ पर शब्द पे ध्यान देना, सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। यहाँ पर कि पहले जो पहला प्रथम अधिनियम था उसमें क्या था कि बस जो 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए था ये, लेकिन जो 10 साल बाद ये प्रावधान कर दिया गया कि जितने भी सभी मजदूर हैं सबके लिए साप्ताहिक छुट्टी दे दी गई। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। तो लॉर्ड जो मेयो था, ये दो नाम याद रखना है स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन में दो नाम होते हैं, एक लॉर्ड मेयो और दूसरा लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड मेयो ने तो इसको है ना इस कुछ सर्जित किया था, लेकिन इसको जो व्यापक रूप पहनाया, जो रूप बनाया, वो क्या था, लॉर्ड रिपन ने दिया था। तो इसके लिए नियम बनाए। अब इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अब चार्ल्स मैडकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया। अब ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि चार्ल्स किसने प्रेस से जो प्रतिबंध हटाया था, वो था चार्ल्स मैडकॉफ ने हटा दिया था, और इसलिए उसे क्या बोला जाता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोला जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी जो प्रयास था वो 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। जो विलियम जोन्स थे उन्होंने इसकी कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी स्थापना करी थी, और यहीं से पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ था। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा एलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया, तथा 1771 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बना दिया गया। जो पुरातात्विक सर्वेक्षण था उसको अलग विभाग बना दिया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही भारतीय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण था उसको एकीकृत और केंद्रीकृत रूप दे दिया। जॉन मार्शल को इसका क्या बनाया गया, नया महानिदेशक बनाया गया। अब प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार, ये ध्यान रखना, पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 5 लाख पाउंड की धनराशि का आवंटन, 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें ध्यान रखना। एक तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में जो कलकत्ता ने वो बनाई थी विलियम जोन्स ने। चार्ल्स मैडकॉफ को बोला जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो ये संबंधित है आपके स्थानीय स्वशासन से, और लॉर्ड रिपन को जनक माना जाता है। और उसके बाद हमने लॉर्ड कैनिंग देखा। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बनाया, पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया। और लॉर्ड कर्जन ने ही के समय में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक केंद्रीय स्वरूप प्रदान करते हुए जॉन मार्शल को नया महानिदेशक नियुक्त किया। उसके बाद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 आया। ये लॉर्ड कर्जन के काल में आया था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। और इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया, और 50,000 पाउंड की धनराशि का भी आवंटन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की। अब पूछा जा सकता है कि किस ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब, तो कर्जन और औरंगजेब से एक साथ मिला दिया, वो किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोखले जी ने ये बोला था कि कर्जन का प्रशासन जो है वो औरंगजेब के प्रशासन जैसा था। अब नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले, जो बोला जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार, ये यही है। अब इनके द्वारा किए गए सुधारों को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, जो मुसलमान थे उनके लिए पृथक मताधिकार दे दिया गया, यानी अलग से आप मत दे सकते हो, और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। वॉयसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया।
तो जब कलकत्ता राजधानी ले गए थे, कलकत्ता से जब दिल्ली आए 1911 में, तो जब उसका स्थानांतरण किया तो जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। अब वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। हमने दिल्ली दरबार पहले भी देखा था, तो इसलिए तृतीय है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, और बंगाल विभाजन को प्रारंभ कब किया था? 1905 में इसकी घोषणा कर दी थी, और 1911 में इसे खत्म करने की घोषणा कर दी गई, रद्द कर दिया गया, तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। अब यहाँ पर जो राजधानी का स्थानांतरण था उसकी घोषणा कर दी गई थी। तो ये इंटरकनेक्टेड है, दोनों दोनों जो तिथियां हैं। तो ये सारा हमने पढ़ लिया है। ये बहुत बड़ा था इस बार, और इसमें सारे जितने भी हमने गवर्नर जनरल और गवर्नर और वॉइसराय सारे हमने देख लिए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट थे। आप इसको 2-4 बार आप पढ़ लो, आपको ये सारे याद हो जाएंगे। तो अब हम प्रश्न कोश देखेंगे, और क्योंकि 50 मिनट तो वैसे ही हो गए हैं, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, प्रश्न कोश का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।